मीनिंग, नेचर और स्कोप ये जानने के बाद हम आज के इस क्लास में जानेंगे कि इस विषय की इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, इस विषय को हम क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि हर एक विषय का मनुष्य के जीवन के लिए कोई न कोई महत्व होता है। हर एक विषय मनुष्य के जीवन की किसी न किसी समस्या को सुलझाने का प्रयास करता है और उसके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो उसी तरह इंटरनेशनल रिलेशंस को भी पढ़ने का जो उद्देश्य होता है वो हमारी किसी न किसी समस्या को सुलझाने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है या किसी न किसी एक क्षेत्र में मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है या उसके जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे कि क्या महत्व है इंटरनेशनल रिलेशंस का, जो ये विषय हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है कि हम वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को समझते हैं। दुनिया में इसको जानने के बाद ही हमें पता चला है कि दुनिया में क्या क्या समस्या है। यदि हम इंटरनेशनल रिलेशन को नहीं पढ़ते तो हमें दुनिया का ज्ञान नहीं होता, दुनिया में क्या क्या समस्याएं हैं। आज अफ्रीका में क्या समस्या है, नाइजीरिया में क्या समस्या है, रूस में क्या समस्या है, वो हमें नहीं ज्ञान होता। आज हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तभी हमें इस चीज़ का ज्ञान है कि किस देश में क्या समस्या है, कहाँ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, कहाँ जातीय आधार पर दंगे होते हैं, कहाँ पर महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता, या कहाँ पर देशों में लड़ाई होती है, युद्ध होते हैं। तो वर्ल्ड की जो ऐसी घटनाएं घटती हैं वर्ल्ड लेवल पर देशों के बीच में या देशों के अंदर भी जो घटनाएं घटती हैं लेकिन हमारे देश से बाहर घटती हैं, तो उनका जो स्टडी होती है, जो अध्ययन होता है, वो हम अपने इसी विषय में करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो विश्व के आज भी जो भी हमने इसके स्कोप में यानी कि सब्जेक्ट मैटर में भी देखा था कि जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं, युद्ध होते हैं, या इसके अलावा जो भी वो इंसिडेंट होती हैं, उन सब का अध्ययन हम इंटरनेशनल रिलेशंस में करते हैं। अगर ये विषय नहीं होता तो हमें वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का, दुनिया में क्या क्या समस्या है किन के देशों में, हमें उनका ज्ञान नहीं होता। आज हमें इराक की समस्या का ज्ञान है, वहाँ पर क्या है, सीरिया की समस्या का ज्ञान है, आतंकवाद से कितने प्रभावित हैं, या अफ्रीका के देशों में क्या गरीबी है, किस किस तरह की समस्याएं हैं, वो हमें इसलिए ज्ञान है कि हम इंटरनेशनल रिलेशन विषय को पढ़ते हैं। तो एक तो हमें ज्ञान होता है, विश्व की समस्याओं को हम जान पाते हैं। अगर हम विषय नहीं पढ़ते तो हम इसको नहीं जान पाते। दूसरा है टू फाइंड वे टू एस्टैब्लिश ऑफ पीस। अब समस्या क्या है कि शांति स्थापित चाहते हैं। एनार्किकल सिस्टम होने की वजह से दुनिया के देशों में तनाव बहुत रहता है, झगड़े बहुत होते हैं, बड़े युद्ध चाहे अब नहीं होते, कई सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ज़्यादा बड़े युद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन छोटे मोटे युद्ध दुनिया में हमेशा चलते रहते हैं। देशों के बीच में सीमा विवाद को लेकर या सरकार को बदलने को लेकर इतनी सारी समस्याएं हैं। देशों के अंदर गृह युद्ध की स्थिति है, सरकार के खिलाफ हम न्यूज़ में देखते रहते हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन, आज ही सरकार के खिलाफ आंदोलन है, चीन में आंदोलन चलते रहते हैं, अफ्रीका के, अरब देशों में आंदोलन चलते रहते हैं, लैटिन अमेरिका के देशों में। तो बहुत जगह बिल्कुल बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, शांति देशों के बीच में सीमा विवाद बहुत ज़्यादा है, या किसी और विषय को लेकर, नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर विवाद है, या धार्मिक आधार पर विवाद है। तो कई तरह के विवाद है जिसकी वजह से हमेशा छोटी मोटी छुटपुट जो है मुठभेड़ होती रहती है, या छोटे मोटे जो है लड़ाइयाँ होती रहती है। बड़े युद्ध नहीं होते लेकिन लड़ाइयाँ होती रहती हैं जिसमें लाखों लोगों की, सैकड़ों लोगों की जान जाती रहती है। तो इसमें हम कोशिश करते हैं, इस विषय को पढ़कर पहले तो हम वर्ल्ड प्रॉब्लम को समझते हैं कि आखिर वो समस्याएं क्या हैं।
पहला तो हम ये करते हैं कि वर्ल्ड प्रॉब्लम को हम जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनके पीछे क्या कारण है, क्यों है ये समस्या, उनको जानने का प्रयास करते हैं। और फिर हम कोशिश करते हैं कि जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो मुठभेड़ होती हैं, जो युद्ध होते हैं, उनको कैसे रोका जाए और कैसे विश्व में शांति स्थापित की जाए। तो इस शांति स्थापित करने का प्रयास विद्वान करते हैं, ऐसा रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, ऐसी नीतियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, ऐसी अप्रोच अपनाने का प्रयास करते हैं जिससे विश्व में अशांति को कम किया जा सके या समाप्त किया जा सके और शांति स्थापित की जा सके। तो शांति स्थापित करने की दिशा में जो प्रयास किए जाते हैं वो हम इस विषय के अध्ययन के दौरान करते हैं। फिर अगला जो है टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ नेशंस, हम राज्यों के व्यवहार को समझने का प्रयास करते हैं कि राज्य क्यों दूसरे देश पर हमला करते हैं, क्यों किसी दूसरे देश की सीमा को अपना बताने का प्रयास करते हैं, कैसे वो सहयोग करते हैं दूसरे देशों के साथ, क्यों अपने अपने हथियार बढ़ाते रहते हैं, अपने हथियारों की नई नई मास डिस्ट्रक्शन के वेपन खरीदते भी हैं और खुद भी डेवलप करते हैं, क्यों देशों के बीच में लोग देश संधियाँ करते हैं या सैनिक संधि होती है या आर्थिक संधियाँ की जाती हैं। तो देशों का ऐसा व्यवहार क्यों है? जैसे एक तो हमें कान समझ में आता है कि जैसे अनार्किकल सिस्टम है उसकी वजह से इस तरह का व्यवहार होता है, खतरे होते हैं। साथ वाला देश ताकतवर हो जाए तो उसको खतरा हो जाए तो अपने को और ताकतवर बनाने की कोशिश करता है या दूसरे देश के साथ कोई सैनिक संधि में शामिल हो जाता है। तो देश जो ऐसा व्यवहार करते हैं या आंदोलन जो होते हैं उनको दबाने का प्रयास करते हैं या धार्मिक आधार पर किसी दूसरे धर्म के लोगों को कुचलने का या उनके आवाज़ दबाने का प्रयास करते हैं, जैसे श्रीलंका में तमिलों के साथ होता है या इराक में ईरान में जो सुन्नी शियाओं का जो झगड़ा होता है वो चलता है। तो उन सब को हम राष्ट्रों के व्यवहार को उनके माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि राष्ट्रों का ऐसा व्यवहार क्यों है, क्योंकि राष्ट्रों का जो व्यवहार है उसको समझने के बाद ही हम फिर ये ढूंढने का प्रयास करेंगे कि उस व्यवहार को इस रूप में कैसे डेवलप किया जाए जिससे विवाद कम हो, झगड़े कम हो, तनाव कम हो और सहयोग की भावना बढ़ाई जा सके। तो बिहेवियर ऑफ नेशंस को समझने का प्रयास किया जाता है इसमें, और इससे हम इस विषय को पढ़ते हैं तभी हम समझ पाते हैं कि राष्ट्रों का व्यवहार क्या है, उस देश की विदेश नीति क्या है, उस देश की ऐसी विदेश नीति क्यों है, किस तरह की उसने विदेश नीति डेवलप की है, किस तरह की उसने अपनी डिप्लोमेसी अपनाई है। तो ये सारी बातें हम समझ पाते हैं जब हम इस विषय को पढ़ते हैं। अगला फिर इसके माध्यम से बिल्ड वर्ल्ड बेस्ड ऑन जस्टिस। अब इन समस्याओं को जानने के बाद अब दुनिया में जितने भी ज़्यादा इनजस्टिस होते हैं, अन्याय होते हैं, किसी देश के अंदर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है या रेसिज्म के आधार पर, जैसे साउथ अफ्रीका में बहुत लंबे समय तक जो है वो रेसिज्म की पॉलिसी अपनाई गई थी, रंग भेद की नीति अपनाई गई थी, बहुत बड़ी जनसंख्या को अधिकार नहीं दिए गए थे। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, जो अन्याय होता है या गरीब देश अमीर देशों का शोषण करते हैं या ताकतवर देश कमज़ोर देशों को डराते हैं, तो इस तरह की जो व्यवस्था है इसको सारी को जानने के बाद फिर ऐसा सिद्धांतों की, ऐसी नीतियों की या इस तरह के सिस्टम डेवलप करने की खोज की जाती है या उसके प्रयास किए जाते हैं कि एक ऐसा विश्व स्थापित किया जा सके जो न्याय पर आधारित हो, जिसमें अमीर देश गरीबों का शोषण ना करें। जिस तरह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इसी शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं और उन्होंने जैसे न्यू की मांग की, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की डिमांड करते कि आर्थिक व्यवस्था शोषण पर आधारित है, नई व्यवस्था डेवलप होनी चाहिए। शोषण की वजह से कॉलोनाइजेशन का विरोध किया गया, उपनिवेशीकरण का, उपनिवेशीकरण जो फिर न्यू कॉलोनियलिज्म शुरू हुआ, नौ उपनिवेशवाद, उसका भी आज कई विचारकों द्वारा विरोध किया जाता है कि ये जो शोषण पर आधारित है इससे इनजस्टिस होता है,
गरीब देशों के साथ, उनकी जनता के साथ। तो उस इनजस्टिस के खिलाफ जो देशों के साथ होता है या दूसरे देशों के नागरिकों के साथ होता है, उस इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है जब हम इस विषय का अध्ययन करते हैं। तो इस विषय के अध्ययन के आधार पर ही ये आवाज़ उठाने का अवसर प्राप्त होता है, या ऐसा प्रयास किया जाता है कि जस्टिस न्याय के आधार पर एक ऐसे सिस्टम डेवलप किया जाए जिसमें सभी देशों के साथ न्याय किया जा सके। फिर अगला है टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट अमंग नेशंस। अब ये तो एक हकीकत है, जब हमने नेचर भी पढ़ा था इंटरनेशनल रिलेशंस का, तो ये था कि कन्फ्लिक्ट एक डोमिनेंस ऑक्यूपाई मेन पोजीशन है उसकी। कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है और सभी देशों में कन्फ्लिक्ट ज़्यादा, कोऑपरेशन कम है। तो कन्फ्लिक्ट को जानना समझना इस विषय का महत्वपूर्ण विषय होता है कि जो कन्फ्लिक्ट उनको जाना जाए, और फिर उन कन्फ्लिक्ट जो है देशों के बीच में उनको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, किस तरह से उनको बचा जा सकता है, सहयोग के नए नए रास्ते ढूंढने का, विवाद को सुलझाने के नए नए तरीके डेवलप किए जाते हैं। कई सिस्टम जैसे यूएनओ के माध्यम से भी इंटरनेशनल कोर्ट की भी स्थापना की गई है, या फिर पंच निर्णय के माध्यम से या आर्बिट्रेशन के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। या कुछ विवादों के लिए इंटरनेशनल लॉ बनाए गए हैं, भी ऐसा विवाद होगा तो इस नियम के तहत उसको सुलझाया जाएगा। जैसे बाउंड्री का है, या जो ओशन के समुद्र के अंदर कितनी दूर तक उसकी बाउंड्रीज होनी चाहिए, उसके रिसोर्सेज पर कितना अधिकार होना चाहिए, तो इन सब के नियम बनाए गए ताकि जो कन्फ्लिक्ट हो, जो विवाद हो, उनको आसानी से सुलझाया जा सके। तो कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने का भी प्रयास इस विषय के अध्ययन से किया जाता है। फिर टू सीक द एरिया ऑफ कोऑपरेशन, यानी कि ऐसे क्षेत्र ढूंढे जा सकते हैं, नए नए ऐसे क्षेत्र सर्च किए जाते हैं, ढूंढे जाते हैं जहां पर जिस क्षेत्र में सहयोग स्थापित हो सकता है। जैसे भारत और चीन के बीच में विवाद है, तनाव है, तो कई क्षेत्र ऐसे जहाँ तनाव के क्षेत्र, जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट है, या पाकिस्तान की मदद करता है, उसको हथियार देता है, इस तरह के हमारे डिस्प्यूट है, या फिर दलाई लामा को लेकर डिस्प्यूट है। तो इनके साथ साथ ऐसे एरिया भी ढूंढेंगे कि जहाँ पर सहयोग किया जा सकता है। जैसे फिर ट्रेड का क्षेत्र ढूंढा गया, भी ट्रेड के मामले में हम सहयोग कर सकते हैं। जब डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में विवाद होता है, जब दो गुटों में बटा, एक तरफ डेवलपिंग वर्ल्ड है जिसमें पिछड़े देश हैं, एक तरफ डेवलप्ड वर्ल्ड है जिसमें विकसित देश है, तो उसमें भी हम आपस में मिलकर आवाज़ उठा सकते हैं। तो या फिर इन्वायरमेंट का मुद्दा हो, उसमें भी सहयोग कर सकते हैं। डब्ल्यूटीओ के मंच पर जब बात होती है वहाँ पर सहयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे विवाद होते हुए भी कई ऐसे क्षेत्र खोजे जा सकते हैं जहाँ पर सहयोग स्थापित किया जा सकता है देशों के बीच में। तो एक उदाहरण भारत और चीन का था। इसी तरह दुनिया में बहुत देशों के बीच में विवाद है, तो विवाद के साथ साथ ऐसे क्षेत्र सर्च किए जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी में कि जहाँ देश आपस में सहयोग स्थापित कर सके, क्योंकि जितना ज़्यादा सहयोग होगा उतनी ही ज़्यादा विवादों का निपटारा होगा, और उतना ही शांति स्थापित करने की या जस्टिस के आधार पर इंटरनेशनल सिस्टम को डेवलप करने की उतनी ज़्यादा संभावनाएं हमारी बढ़ जाती हैं। अगला है टू परपेचुएट द आइडिया ऑफ ब्रदरहुड, एक भाईचारे की भावना का विकास करना। वर्ल्ड गवर्नमेंट या इंटरनेशनलिज्म की भावना का विकास करना। जैसे नेशनलिज्म की भावना है, ये राष्ट्र के प्रति हमारी भक्ति सिखाती है। दूसरे देश को हम अपना दुश्मन की तरह पेश करते हैं, जैसे पाकिस्तान को हम अपना दुश्मन की तरह पेश करते हैं। अब सिर्फ सरकार से नहीं, वहाँ के लोगों से भी नफरत करना हमें सिखाया जाता है नेशनलिज्म के माध्यम से। तो इसी तरह नेशनलिज्म जो है वो तनाव बढ़ाता है। नेशनलिज्म की वजह से ही, देशभक्ति की भावना की वजह से ही हम हमारे दूसरे देशों के साथ जो है वो ईर्ष्या की भावना होती है, या उसके साथ हम लड़ने को तैयार रहते हैं। अगर इंटरनेशनलिज्म की भावना डेवलप की जाए तो हम पूरी दुनिया को अपना देश के रूप में समझते हैं, और सभी के प्रति लगाव की भावना डेवलप होती है। तो उसी से भावना होती है
ब्रदरहुड की, भाईचारे की भावना। तो इंटरनेशनल रिलेशन के माध्यम से दूसरे देशों में जब सहयोग बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, तो एक किस्म से हम भाईचारे की भावना का विकास करना चाहते हैं। तो ये भी इस विषय की इम्पोर्टेंस है जो अ, इस भावना को विकसित करना चाहता है। टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ है, लीग ऑफ नेशंस, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ ही समाप्त हो गया था। तो अब ये यूएनओ है जिसके लगभग सभी देश इसके सदस्य हैं और एक बहुत फैला हुआ संगठन है। बहुत सारी इसकी स्पेशलाइज एजेंसियां हैं, इसके मेन ऑर्गन्स हैं जो कल्चरल के क्षेत्र में, सिक्योरिटी के क्षेत्र में, पॉलिटिकल फील्ड में हर जगह अपना अपना काम करते हैं या समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं या सहयोग बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इंटरनेशनल स्टडीज में हमने देखा था इंटरनेशनल रिलेशंस के जो स्कोप था, सब्जेक्ट मैटर था, उसमें एक इंटरनेशनल रिलेशंस भी था, न इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी था। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी हम अध्ययन करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मजबूत बनाने का प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। हम इसको पढ़ते हैं जब इंटरनेशनल रिलेशन को, तो ये कोशिश की जाती है हम ऐसी कोशिश करें कि लोगों की भावनाएं बढ़े, इस संगठन के प्रति सम्मान बढ़े और इस संगठन के प्रति सहयोग की भावना उनके मन में हो। तो इसको मजबूत करने का प्रयास किया जाता है। और एक फिर महत्वपूर्ण है ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन नहीं पढ़ते तो कहाँ कहाँ किस किस देश में कैसे कैसे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है हम नहीं जान पाते। नहीं जान पाते तो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते। आज वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन का बहुत महत्व है। इंटरनेट के माध्यम से या और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हम सारी दुनिया से जुड़ गए हैं। आज यदि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन अफ्रीका में, अमेरिका में, यूरोप में किसी देश में होता है तो हमारे यहाँ उसकी सूचना मिल जाती है और हमारे यहाँ भी लोगों की भावनाएं उनके प्रति जुड़ जाती हैं। जैसे साउथ अफ्रीका में लंबे समय तक जो वहाँ के मूल निवासी थे ऐश्वेत, उनके साथ जो ह्यूमन राइट्स का वायलेट किए गए, उनको समान अधिकार नहीं दिए गए, तो पूरी दुनिया में उसके खिलाफ मत था और उस सरकार पर दबाव पड़ा, जिस वजह से गौरी सरकार को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी और नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने चुनाव के बाद। तो इस तरह की जब भी किसी देश में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की कोई घटना घटती है तो उसके खिलाफ दबाव पड़ता है पूरी दुनिया की तरफ से, सरकारों की तरफ से भी, जनता की तरफ से भी। और जिससे सरकार ह्यूमन राइट्स के उस एक्ट को कम करती है या उससे दूर होती है या लोगों को अधिकार मुहैया करवाती है। तो अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन नहीं पढ़ते तो हमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहाँ कहाँ कितने हो रहे हैं इनका पता ही नहीं लगता, और पता नहीं लगता तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, आवाज़ उठाई जाती। भले ही कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है लेकिन वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन का भी महत्व है। सरकारें प्रतिबंध भी लगा देती है, जैसे हमारे देश में भी कभी ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात आती है तो अमेरिका की सरकार प्रतिबंध लगा देती है, भी सरकार पर प्रतिबंध लगाओ। तो इसी तरह सभी देशों के साथ ऐसे कुछ दबाव डालने का प्रयास किया जाता है। और ह्यूमन राइट्स की घटनाएं एक देश में नहीं, दुनिया के सभी देशों में किसी न किसी रूप में होती है। तो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में ये विषय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसको पढ़ने से हमें हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन की घटनाओं पता लगता है और उनको रोकने में मदद मिलती है। और इसी से संबंधित है टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण को भी प्रोटेक्ट करने में। हमने बताया था वैसे पिछली क्लास में कि पर्यावरण की समस्या आज एक गंभीर समस्या बन चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है या एयर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, बहुत तरह के विभिन्न टाइप्स के जो पोल्यूशंस हैं उनकी वजह से इन्वायरमेंट में डिग्रेडेशन आ रहा है। धरती धीरे धीरे रहने लायक नहीं रह रही है और अगर इसी तरह चलती रही, इसी तरह संसाधनों का दोहन होता गया, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होता गया और इसी तरह से पोल्यूशन होता रहा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती रही, तो एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पर जीवन खत्म हो जाएगा। और इन्वायरमेंट ऐसा मुद्दा है कि एक देश कुछ नहीं कर सकता, ये एक देश का विषय नहीं है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस का विषय है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय है। तो इसके लिए
सभी देश प्रयास करते हैं, सम्मेलन करते हैं, संधियाँ भी की गई हैं, समझौते भी किए गए हैं, तो उनके आधार पर हम इनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसकी वजह से हम इन्वायरमेंट की क्या समस्याएं हैं और कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है इन्वायरमेंट को, और क्या क्या प्रयास किए गए हैं और क्या क्या प्रयास देश कर सकते हैं, तो ये सारी स्टडी भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस में करते हैं। तो ये कुछ विषय जो हमने बताए जिसकी वजह से हमें स्पष्ट हो जाता है कि ये विषय हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है मनुष्य के जीवन के लिए। आज आइसोलेशन में नहीं रह सकता कोई भी देश, इतना ज़्यादा एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपस में इंटरलिंक बहुत ज़्यादा हो गए, एक दूसरे पर निर्भर बहुत हो गए हैं। आज यदि दूसरे देशों से हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं तो हमारी आर्थिक व्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कई चीज़ें वहाँ से आयात करते जो आना बंद हो जाते हैं, जिसकी जरूरत बंद हो जाती है। अरब देशों में कोई घटना घटती है, तेल महंगा हो जाता है, तो हमारा इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ता है, हमारे रिसोर्सेज पर बोझ पड़ता है। तो ये सारी बातें विश्व में घटती रहती हैं और इनको हम समझते हैं इस विषय के माध्यम से और उन समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। अब इंटरलिंक बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई टेक्नोलॉजी की वजह से, दुनिया बहुत नज़दीक आ गई है, तो इस वजह से हमें उनको जानना जरूरी हो गया है। पहले जानना जरूरी नहीं था, अपना अपना अलग देश में थे, सेल्फ सफिशिएंट होते थे, ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत कम होता था, पर होता तो था। इंटरनेशनल रिलेशन शुरू से रहे हैं, चाहे हम यहाँ मौर्य के साम्राज्य से देख लें, पुराने से पुराने साम्राज्य से, हड़प्पा साम्राज्य में भी बल्कि इसके अवशेष मिलते कि दूसरे देशों से संबंध थे, लेकिन वो ज़्यादातर व्यापारिक संबंध होते थे। अब और ज़्यादा संबंध बन गए हैं, नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इंटरडिपेंडेंसी होने में, इंटरलिंक ज़्यादा होने की वजह से प्रभाव पड़ता है एक देश की घटना का दूसरे देश के ऊपर भी। तो इस वजह से आज ये विषय पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ये इसका महत्व था जो हमने आपको बताया।